नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भैया बहन जी, आज देखेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो किस क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है राजस्थान के प्रदेशों की, विभिन्न क्षेत्रों की, वो क्या है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है आज का। आप लोग पूरा देखिएगा, कुछ अलग ही अंदाज में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं इन स्थितियों के बारे में। तो क्या कहता है, पहला पॉइंट है हमारा बागड़। बागड़ और दूसरा है बांगड़। ये दोनों में आप लोग अंतर देख लीजिएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर दो आपको मैं कंफ्यूज करने वाले दो पॉइंटों के बारे में बात करूँगा जो सुनने में लगभग एक जैसे होते हैं, समानार्थी भिन्नार्थक शब्द जिनको हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से उन राजस्थान के भौतिक क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है हमारा बागड़। बागड़ क्षेत्र है क्या? तो राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है उसको हम बागड़ कहते हैं, जहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम भाग है बागड़, जहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। और इस बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत याद रखेंगे आपको 3 जिले आते हैं। 3 जिले आते हैं, ये याद रखना है। पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर और तीसरा प्रतापगढ़। ये 3 जिले आते हैं बागड़ प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद में है अपना बांगड़। ये दोनों में अंतर याद कर लीजिएगा आप लोग, बांगड़ और बागड़। अब पढ़ रहे हैं हम बांगड़ के बारे में। तो बांगड़ है अपना अरावली का जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि पश्चिम का अरावली भाग जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी पुरानी मिट्टी होती है, तो वो हमारा बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। और इसका विस्तार किन जिलों में है? राजस्थान के केवल 4 जिले हैं जिसमें बांगड़ क्षेत्र फैला हुआ है। पहला याद रखेंगे आप लोग पाली, दूसरा है नागौर, तीसरा सीकर और चौथा झुंझुनू। ये 4 राजस्थान के जिले हैं जहाँ पर बांगड़ प्रदेश मौजूद है। तो समझ में आ गया होगा आपको। पहला हमने बात की बागड़ की और दूसरा है बांगड़। ये दोनों में कंफ्यूज क्लियर कर लें आप लोग कि जो बांगड़ है वो अपना पश्चिमी भाग, जहाँ पर अरावली का पश्चिमी भाग है, वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें 4 जिले हैं, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार में ही। उसके बाद में है अपना बागड़ प्रदेश। इसमें 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। ये क्लियर हो गया एक पॉइंट, बांगड़ और बागड़। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, ये वाला अगला पॉइंट है अपना थली और तल्ली। ये थली और तल्ली क्या चीज़ है, इन दोनों प्रदेशों में अंतर देखिएगा आप लोग। तो थली को याद करेंगे आप लोग, देखिए परिभाषा देखें, मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं उनको हम थली कहते हैं। तो इसमें 2 जिले शामिल हैं, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू जिले हैं, ये थली क्षेत्र में आते हैं। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है। लेकिन एक चीज़ और याद रखें, आपको प्रश्न यहाँ से बन रहा है एक प्रश्न कि ऐसे राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती है? तो वो बीकानेर और चूरू होंगे। क्लियर? राजस्थान के 2 जिले हैं बीकानेर और चूरू, जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है। कोई भी नदी नहीं है इन 2 जिलों के अंतर्गत, क्योंकि ये पश्चिमी जो राजस्थान है मरुस्थल का, उसका उठा हुआ भाग है और उठे हुए भाग में नदी का प्रवाह बिल्कुल तरीके से नहीं होता, किसी भी प्रकार से नहीं होता, क्योंकि पानी का जो प्रवाह होता हमेशा
उच्च स्थान से हमेशा निम्न स्थान की तरफ होता है, ऊंचे क्षेत्रों से निम्न क्षेत्रों की तरफ होता है। क्लियर आ रहा है समझ में? उसके बाद में अगला है अपना तल्ली क्षेत्र। तल्ली होता क्या है कि जो पश्चिमी राजस्थान में बालू के स्तूप पाए जाते हैं, उन बालू के स्तूपों के बीच में जो मध्य की भूमि होती है उसको हम तल्ली के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, प्लाया। क्या है? प्लाया। ये पाई कहाँ पे जाती है? ये सर्वाधिक तल्ली जो क्षेत्र है आपका जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। याद रख लें आप लोग। देखिएगा इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला, ये जो आकृति आपकी बनी हुई है, तो ये ऊपर वाला जो भाग है आपका, ये तो अपना थली हो जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट। और जो ये दो बालू के स्तूप हैं आपके दिख रहे हैं ऊंचे, और इन दोनों के बीच में जो निचला हिस्सा है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, निचला हिस्सा देखिए मैंने आपको क्लिक किया है, तो ये अपना तल्ली और प्लाया के नाम से जाना जाता है। इन दोनों बालू का स्तूपों के बीच की भूमि होती है, वो तल्ली के नाम से या प्लाया के नाम से जानी जाती है, और ये सर्वाधिक जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर कर लें आप लोग। आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद में अगला तीसरा पॉइंट है अपना राठ प्रदेश या राठी प्रदेश। तो दोनों में अलग अलग अंतर है, मतलब सुनने में लगभग एक जैसा है, लिखने में लगभग एक जैसा है, लेकिन उनकी परिभाषा अलग अलग है। प्रदेश दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कंफ्यूज आप लोग क्लियर कर लेंगे तो आपको राजस्थान का ज्योग्राफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो देखिएगा राठी प्रदेश के सबसे पहले अगर हम बात करें, होता क्या है राठी प्रदेश, कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है उसे हम राठी कहा जाते हैं, राठी के नाम से जानते हैं, राठी प्रदेश कहलाता है। और इसमें राजस्थान के 3 जिले हैं। पहला याद रखेंगे आप लोग बीकानेर, दूसरा जैसलमेर और तीसरा बाड़मेर। ठीक है, ये राठी प्रदेश में आते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया, देखिएगा आप लोग, इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली गाय होती है वो राठी गाय के नाम से पाई जानी जाती है, यानी राठी नस्ल की गाय इस राठी ही प्रदेश में पाई जाती है। ये आप लोग याद रख लें। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं हम राठ प्रदेश या फिर अहिरवाटी के नाम से। चाहे तो आप राठ कह लें या अहिरवाटी कह लें, दोनों एक ही बात है, लेकिन राठी अलग है। राठ और अहिरवाटी एक ही है। तो इसका नाम कैसे पड़ा, राठ या अहिरवाटी? तो देखिएगा सबसे पहले जो अहिर थे, यादव वंशी अहिर थे, यानी यादव वंशियों को अहिर कहते हैं, तो उनके द्वारा ये शासित प्रदेश है। और इसका विस्तार याद रख लें आप लोग, अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील में भी स्थित है। मुख्यतः अलवर में और एक जयपुर की कोटपुतली तहसील है, वहाँ पर ये अहिरवाटी क्षेत्र पाया जाता है। और इसको बसाया कितने था? अहिर यादव वंशियों ने इसको बसाया था सबसे पहले। क्लियर? इस तरीके से आपके राठ प्रदेश और अहिरवाटी प्रदेश यानी राठी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लियर कर लें। समझ में आ रहा है? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ठोक दें सभी भैया बहन, मिलके एक बार सभी लाइक ठोक दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको प्रतिदिन मैं आपको लेकर के आऊँगा। हैंड रिटन नोट्सों से आपको मैं क्लियर करवाऊँगा राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री बेहतरीन तरीके से। लेकिन आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उसके बाद में अगला है अपना प्रदेश है माल प्रदेश या फिर हाड़ौती प्रदेश। ये याद रख लें आप लोग, माल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, कौन सा प्रदेश होता है? परिभाषा देखिए, जो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश होता है, बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश, वो हाड़ौती प्रदेश होता है या माल प्रदेश होता है। और इसका विस्तार कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़।
ये हाड़ौती प्रदेश याद रख लें आप लोग। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिलों के अंतर्गत माल प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश विस्तृत है। अगला है अपना मालव। मालव देखिए, अब इन दोनों में अंतर याद कर लें आप लोग, माल प्रदेश और मालव में। तो मालव क्या है कि एमपी यानी मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है उसका विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में फैला हुआ है उन्हें हम मालव कहते हैं। मालव कहते हैं किनको? मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा मालवा का पठार का विस्तार, लेकिन राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे हैं उनमें भी ये पाया जाता है और उसी को हम मालव के नाम से जानते हैं। और इसमें राजस्थान के केवल 2 ज़िले आते हैं, याद रख लें, पहला प्रतापगढ़ और दूसरा झालावाड़। क्लियर? इस तरीके से माल और मालव आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अगला प्रदेश आता है अपना शेखावाटी और तोराबाटी। इन दोनों में अंतर करेंगे, शेखावाटी क्या है और तोराबाटी क्या है। वीडियो पर अगर आप लोग टिके रहेंगे थोड़ा सा भी, आपको आधे घंटे या 40 मिनट का टाइम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भौतिक प्रदेश आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आ रहा है समझ में? तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा मुझे कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं वीडियो देख करके। मैं उन सभी भैया बहनजियों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, उनके माता पिता को चरणों में नमन करता हूं कि आप लोग इतने बड़े काबिल विद्यार्थी बनाए कि आप लोग किसी स्टैंडर्ड यानी कि आप लोग एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप लोग नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हो। आपको बार बार सैल्यूट मेरा। तो देखिएगा शेखावाटी और तोराबाटी के बारे में। तो शेखावाटी जो क्षेत्र होता है, याद रखें आप लोग, ये बसाए किसके द्वारा गया था? शेखावतों के द्वारा। शेखावतों के द्वारा जो शासित प्रदेश है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार याद रखें आप लोग, 3 जिले हैं मात्र राजस्थान के, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू ये शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यदि आपसे तोराबाटी के बारे में पूछा जाए तो इस परिभाषा को याद रख लें कि जो कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र है, कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र है, वो तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें 2 जिले शामिल हैं, सीकर और झुंझुनू। जिलों में अंतर नहीं है, आप लोग याद रखें, सीकर और झुंझुनू शेखावाटी में भी आता है और तोराबाटी में भी आता है, लेकिन तोराबाटी कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि शेखावाटी के अंदर तोराबाटी क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि इस शेखावाटी प्रदेश में ये नदी बहती है, एक कांतली नदी, और उसका अपवाद क्षेत्र है। ये स्पेशली नाम दिया गया जिसको हम तोराबाटी कहते हैं। इस तरीके से आप लोग क्लियर करें अपना पॉइंट। आ गया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्षेत्र के बारे में, मरु प्रदेश और मेरू प्रदेश। इन दोनों में आप लोग अंतर क्लियर करेंगे, मरु क्या है और मेरू क्या है। तो जो अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश है, मरु की बात कर रहे हैं हम पहले, कि जो अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, वो मरु के नाम से जाना जाता है। और इसमें जोधपुर संभाग के जितने भी जिले हैं पूरे के पूरे शामिल हैं। जोधपुर पूरा संभाग शामिल है इसके अंतर्गत। क्लियर आ गया समझ में? उसके बाद में आता है मेरू। ये मेरू है, अरावली को कहते हैं दोस्तों, अरावली को मेरू के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश माना जाता है। ये याद रख लें आप लोग पॉइंट यहाँ से। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका मेरू है। ठीक है, और ये अरावली का क्षेत्र है। लेकिन मरु के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो ये अरावली के जो पश्चिम का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वे मरु के नाम से जाना जाता है, जिसमें जोधपुर संभाग शामिल है। क्लियर हो गया? चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अपने मत्स्य संघ और मत्स्य क्षेत्र क्या है।
पहला है मत्स्य संघ के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। तो मत्स्य संघ है कि जो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को, जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था 18 मार्च 1948 को किया गया था पहला चरण, तो उसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। सबसे पहले जब प्रथम एकीकरण हुआ राजस्थान का 18 मार्च 1948 को, तो उसमें प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और इस मत्स्य संघ में 4 जिलों को शामिल किया गया, 4 रियासतों को शामिल किया गया। याद रख लें आप लोग। पहली है अपनी अलवर रियासत, दूसरी भरतपुर, तीसरी धौलपुर और चौथी है करौली। ये 4 रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 ईस्वी को, जिसे राजस्थान के प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है। वैसे तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, वो 7 चरणों में हुआ था। जब राजस्थान का एकीकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा, विस्तार से पूरी बात करेंगे हम लोग। लेकिन डेली आप लोग, प्रतिदिन आप लोग हमारा वीडियो देखिए। अब हम बात करते हैं कि जो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था। तो एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों, जिसका नाम है के.एम. मुंशी। उस समिति के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा ये मत्स्य संघ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इन 4 रियासतों को जब मिलाकर के बनाया गया प्रथम चरण में, तो उस जिलों को मिलाकर के एक संघ का नाम दिया गया था मत्स्य संघ, और वो दिया गया था के.एम. मुंशी, जिसके अध्यक्ष से के.एम. मुंशी। समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी साहब। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नामकरण किया गया और उन्होंने इसको मत्स्य संघ नाम दिया। क्लियर कर लें आप लोग। उसके बाद में पढ़ते हैं हम मत्स्य क्षेत्र के बारे में। ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर की दक्षिणतम पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा गया। एक ऐतिहासिक जनपद काल में रहा था, अलवर को रियासत है, और उसके जो दक्षिण पश्चिमी भाग हैं उसको हम मत्स्य कहते हैं। और इसकी जो राजधानी थी बैराठ थी, जिसकी राजधानी बैराठ फिलहाल में कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में है फिलहाल में बैराठ, वो इसकी राजधानी थी। लेकिन वर्तमान में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इस बैराठ को किस नाम से जाना जाता है? विराट नगर के नाम से जाना जाता है, विराट नगर के नाम से। क्लियर? देखिएगा आप लोग, यह आपको चित्र दिखाया गया है। चित्र से आप लोग क्लियर करें पूरा पॉइंट। तो एक साइड में बैराठ दिया गया है, यहाँ पर ये बैराठ है। इसके ऊपर कुरुक्षेत्र है, जिसको वर्तमान में इंद्रप्रस्थ के नाम से, यानी नई दिल्ली जिसको हम कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपना एक सूरसेन प्रदेश था, सूरसेन जनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। फिलहाल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है, जिसमें 3 जिले शामिल थे। 3 रियासत थी, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये सूरसेन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्लियर करें टॉपिक। उसके बाद अगला क्षेत्र आता है अपना मेवात और मेवल। ठीक है, तो मेवात के बारे में देखिएगा। सबसे पहले मेवात अलवर भरतपुर जिले को मिलकर के कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का सबसे ज़्यादा आधिपत्य रहा, सबसे ज़्यादा शासन रहा था मेव जाति। वहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत। वैसे भरतपुर पर यदि प्रभाव देखा जाए तो ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, लेकिन प्रॉपर अलवर में आज भी मेवाती बोली बोली जाती है, उसका प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ता है। तो ये मेवात क्षेत्र हुआ। उसके बाद में देखिएगा मेवल क्षेत्र क्या है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हम मेवल कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम
मेबल कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी जाति पाई जाती है? भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है मेबल क्षेत्र। राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र हैं, भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं अगला, बीड़ या बीहड़। बीड़ प्रदेश के बारे में देखिए। सबसे पहले यह शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चरागाह भूमि है। बीड़ याद रख लें आप लोग, शेखावाटी का एक झुंझुनू जिला है, वहाँ पर ये जो चरागाह भूमि पाई जाती है उसको हम बीड़ कहते हैं। लेकिन यदि आपसे बीहड़ पूछा जाए या फिर आपसे डांग पूछा जाए, बीहड़ का दूसरा नाम है डांग। तो बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी के क्षेत्र में, जो अवनली का अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है उसको हम बीहड़ के नाम से जानते हैं। जैसे करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा डांग क्षेत्र या बीहड़ भूमि के अंतर्गत आता है, ये याद रख लें आप। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा डांग क्षेत्र या बीहड़ भूमि के अंतर्गत पाया जाता है, जहाँ पर चंबल नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा अपनली का अपर्दन होता है और वहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि पाए जाने के कारण उसको बीहड़ नाम दिया गया या फिर डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और करौली को आप डांग की रानी के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये याद रख लें, डांग की रानी के नाम से जाना जाता है करौली जिले को। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, भौराट प्रदेश और भौमट प्रदेश। अंतर देखिएगा आप लोग। पहले भौराट, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का जो पठारी भाग है वो भौराट के नाम से जाना जाता है, भौराट का पठार कहलाता है। ये याद रख लें आप। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये बीएसटीसी 2015 में भी पूछा गया था, बीएसटीसी 2011 में भी पूछा गया था कि भौराट क्या है। तो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का जो पठारी भाग है वो हमारा भौराट के नाम से जाना जाता है। और याद रख लें आप लोग, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? भौराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। क्लियर? उसके बाद में है भौमट प्रदेश। भौमट क्या है? उदयपुर का जो दक्षिणतम भाग है, जो मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र जो है, उदयपुर का दक्षिणतम भाग और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भौमट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जाति कौन सी पाई जाती है? भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है भौमट प्रदेश के अंतर्गत। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर कर लें। आगे अगली बात करते हैं, ब्रजनगर या देखिएगा, ब्रजनगर लिखने का तरीका आप लोग देखिएगा, ब्रजनगर और दूसरा है ब्रजनगर। ब्रजनगर की अगर हम बात करें पहले वाले की, तो झालावाड़ के जो झालरापाटन का प्राचीन नाम था, झालरापाटन घंटियों का शहर कहलाता है, और राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिला कहलाता है। तो जो झालावाड़ है उसमें एक तहसील है जिसको हम घंटियों के शहर के नाम से जानते हैं, झालरापाटन। उसका प्राचीन नाम क्या है? ब्रजनगर। ठीक है। और ब्रजनगर के नाम से यदि पूछा जाए आपसे, तो देखिएगा राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है ब्रजनगर, जो मुख्यतः यूपी से लगा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और भरतपुर मेवात के साथ में भी लगता है। ठीक है। तो भरतपुर जिले पर दो भाषाओं का प्रभाव है, दो क्षेत्रों का प्रभाव है पूरी तरीके से, मेवात का और ब्रज का भी। क्लियर? तो इन दोनों पॉइंटों को आप लोग क्लियर कर लें। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ है अपना पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है, और इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में पाया जाता है, जोधपुर संभाग में पाया जाता है। और मेवाड़, मेवाड़ देखिएगा आप लोग, ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा
इन सब को मिलके मेदपाट या प्रागपाट को मेवाड़ कहा जाता है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, मेदपाट या प्रागपाट या मेवाड़ किसे कहते हैं। तो ये इसी का नाम है मेवाड़ का, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा ये 4 जिले आते हैं। उसका प्राचीन नाम है मेदपाट या प्रागपाट। क्लियर। उसके बाद में आपसे पूछा जाए यदि मेरवाड़ा क्या है, तो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य का जो क्षेत्र है, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर और आंशिक रूप से राजसमंद जिले में भी शामिल है, वो हमारा मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। क्लियर आ रहा है समझ में। मेरवाड़ा याद रख ले, एक केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है अजमेर मेरवाड़ा, जिसको राजस्थान का अंतिम एकीकरण किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो उस एकीकरण में इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों के तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं, मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा। समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये पूरे विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से राजस्थान के नक्शे में जो राजस्थान के भौतिक क्षेत्र हैं उनके मैंने आपको प्राचीन नाम भी दिए बताए हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। क्लियर। चलिए आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना क्षेत्र योध्य क्षेत्र। योध्य क्षेत्र क्या है, तो जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, हमारा राजस्थान का उत्तरी भाग है, उसको कहा जाता है योध्य, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले शामिल हैं। योध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है जांगल प्रदेश। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है जांगल प्रदेश। देखिए, जो प्रदेश मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सभी प्रदेशों के बारे में बात की है, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइट एग्जामों के अंतर्गत हुआ है, मैं आपको डिक्लेयर उसको अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, जरा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है जांगल प्रदेश, जहाँ मुख्यतः कटीली वनस्पति पाई जाती हैं। और इसकी राजधानी से अगर आपसे पूछा जाए तो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। प्राचीन समय में अहिछत्रपुर थी। अब आपसे पूछ लिया जाता है अहिछत्रपुर है क्या चीज़, तो ध्यान रखेंगे नीचे दे रखा है कि अहिछत्रपुर ऐतिहासिक काल में नागौर जिले को कहा जाता था। ऐतिहासिक काल जो प्राचीन समय में नागौर का ही उपनाम है अहिछत्रपुर, जिसकी जांगल प्रदेश एक राजधानी रही थी। क्लियर। इस तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सपाद लक्ष्य क्या है, सपाद लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था सपाद लक्ष्य, जहां पर चौहानों का शासन था। सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख। सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख। क्लियर, ये चीज याद रख लें आप। लेकिन ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा गया था सपाद लक्ष्य, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौहान शासकों का राज्य रहा। सबसे ज़्यादा चौहान वंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। चौहानों की राजधानी रही थी अजमेर। अगला है ढूंढाड़। ढूंढ जो नदी है, याद रख लें आप लोग, ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर, दौसा और टोंक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। क्लियर। अगला प्रदेश देखिएगा, अगला प्रदेश है हमारा सूरसेन। सूरसेन इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक जनपद में राजस्थान के पूर्वी भाग जो है वो सूरसेन के नाम से जाने जाते हैं।
प्राचीन काल में जो जनपद होते थे, दोस्तों याद रखना है, जनपद जो रियासतों की राजधानी थी उनको हम जनपद के नाम से जानते हैं। जैसे आज वर्तमान में हम जिला जो होते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट, उन डिस्ट्रिक्टों को क्या कहते हैं, हम जनपद के नाम से जाना जाता था। राजधानी होते थे प्राचीन समय में राज्यों की, ठीक है। तो ऐतिहासिक जनपद में राजस्थान के जो पूर्वी भाग थे उनको हम शूरसेन के नाम से जानते हैं, और इसमें 3 जिले शामिल थे, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। ये याद रख लें आप लोग, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लॉज करके इस चीज़ को, कि मत्स्य संघ के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ट्रिक्स से देखिए आप लोग, किस क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग ट्रिक बॉक्स से। क्लियर? ट्रिक बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्लियर? तो देखिएगा, मत्स्य क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। शूरसेन क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और डांग प्रदेश या बीहड़ भूमि के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। और मेवात के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। यदि आपसे पूछ लिया जाता भीनमाल क्या चीज़ है, तो भीनमाल ये जालौर में स्थित है फिलहाल में, वर्तमान में, जिसे चीनी यात्री हानसोंग के द्वारा अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है सी यू की पीलो भालो में लिखा गया था। याद रख ले आप लोग, भीनमाल का दूसरा नाम क्या लिखा गया था उनकी पुस्तक में, पीलो भालो लिखा गया था। किसकी पुस्तक थी? हानसोंग थे, हानसोंग थे, चीनी यात्री थे, और उनकी पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, सी यू की। क्लियर? ये भीनमाल आपका याद। अगला पॉइंट, ये बिंदु देखिएगा, हया है क्षेत्र क्या चीज़ है? हया है क्षेत्र। ऐतिहासिक काल में कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र था उसको हया है क्षेत्र के नाम से जानते थे। उसके बाद में शिवी, शिवी क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, उसको कहा जाता है, और जिसकी राजधानी थी नगरी या मध्यमिका के नाम से जानी जाती थी। ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, मध्यमिका के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को जाना जाता है। ये राजधानी थी इसकी, शिवी की। अगला पॉइंट है क्षेत्र चंद्रावती। तो सिरोही का प्राचीन नाम है, याद रख लें आप लोग, सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती, जहां से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए थे। भूकंपरोधी अवशेष इमारतों के कहां से प्राप्त हुए थे? चंद्रावती से प्राप्त हुए थे, और ये चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। अगला प्रदेश है जवालीपुर। यानी कारण क्या था जवालीपुर प्रदेश का नाम पड़ने का? कि जवाली बाबा की ऋषि भूमि होने के कारण इसका नाम जवालीपुर पड़ा, और वर्तमान में ये जालौर जिले में, वर्तमान में जालौर कहा जाता है जिसको। जालौर जो जिला है वर्तमान में, वो जवालीपुर का ही नाम है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके पाए जाते हैं? जाल के वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, मालानी क्षेत्र। प्राचीन समय में बाड़मेर जो है, उस बाड़मेर का ही नाम है मालानी क्षेत्र। प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और अगला है लास्ट अपना मांड प्रदेश। मांड प्रदेश क्या है देखिएगा, पश्चिम राजस्थान में मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर के बल्ले के नाम से जाना जाता है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैंने राजस्थान के भौतिक वर्तमान प्रदेश जो हैं उनके बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगली वीडियो हमारी होगी राजस्थान के
भौतिक प्रदेशों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। सभी भैया बहन जी वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोगों को PDF भी इसकी मिल जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।